हेलो नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग जो है पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड। ताम्र पाषाण काल जो है ताम्र पाषाण यानी ताम्र मीन्स होता है तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, यानी तांबा प्लस पत्थर का युग है ये। ठीक है, दोनों प्रचलन में था। और तांबा के बारे में ये याद रखना है, जो मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु जो थी वो तांबा ही थी। मेनली जो इस पीरियड की बात किया जाता है, इसमें संस्कृति से रिलेटेड अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बनने की संभावना भी यहीं से है। अब इसे ताम्रपाषाण काल में मुख्य तौर पे 4 संस्कृति प्रचलन में रही, जिसमें मालवा संस्कृति जो कि 5000 BC के आसपास रहा है। उसके बाद गणेश्वर संस्कृति, ये 2800 से 2200 BC के आसपास रहा है। आहार संस्कृति ये 2100 से 1400 BC के आसपास रहा है। और जोरवे संस्कृति ये भी रहा है। टाइम पीरियड को लेकर विवाद है। मालवा संस्कृति की जहां तक बात करें तो इस संस्कृति में ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला था। गणेश्वर संस्कृति जो है ये राजस्थान में प्रचलन में है और राजस्थान में जो है इसे बनास संस्कृति भी बोला जाता है। गणेश्वर संस्कृति क्यों बोला जाता है भाई? बनास जो है ये नदी का नाम है और इसी के नाम पे इसे बनास संस्कृति बोला जाता है। आहार संस्कृति जो है, आहार संस्कृति को राजस्थान में तांबे का भंडार कहा जाता है। ताम्बवती गिल्लुंड इसी से संबंधित है। जोरवे संस्कृति जो है दायमाबाद या दायमाबाद, यहाँ पे जोरवे, नेवासा, नासिक, चंद्रौली, सोनारगांव, इनामगांव इत्यादि जगहों पे प्रचलन में। और आहार संस्कृति जो है ये हड़प्पा के समकालीन ही संस्कृति है। आहार संस्कृति ये भी आपको ध्यान रखना। आहार या आहार कहीं कहीं पे लिखा जाता है। देखिए मैंने बताया हूं, जो इसका ये जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये साक्ष्यों के आधार पर न के बराबर में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान में रखना। दायमाबाद, अब स्थल की बात करते हैं जहां से दायमाबाद से क्या मिला है भाई? रथ तांबे का, बस्ती या मकान की किलेबंदी या दुर्गीकरण किया हुआ। वहीं इनामगांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है तथा 5 कमरों वाला मकान का साक्ष्य कहां से मिला है? इनामगांव से मिला है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है। अब हम ये कायत संस्कृति की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रचलन में रहा है। यहाँ पे कायत, एरन, नवदा टोली इन जगहों पे प्रचलन में रहा है। नवदा टोली के बारे में HD संकालिया महोदय ने बताया। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख घाटी और वो कहाँ पे अवस्थित है के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सोहन घाटी ये पाकिस्तान से संबंधित है। बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बनास घाटी जो है ये राजस्थान से संबंधित रहा है। नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। कोड़तल यार
कोर्तलयार घाटी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये जो है आपको ताम्रपाषाण काल से संबंधित चीजों को हम लोग देखें। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि आप अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो फिर मुझे लगा जो इसके बारे में बताना जरूरी है। जो ये मृदभांड क्या होता है भाई, मृदभांड। तो मृदभांड जो होता है ना, मिट्टी से बना घड़ा, बर्तन, कटोरा, प्याला, गिलास आदि जो है ये मृदभांड की श्रेणी में ही आते हैं। और सामान्यतः इतिहास के सभी कालखंडों में इसका उपयोग हुआ है। आप देख रहे हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई। और इसलिए यह जो है इतिहास के अध्ययन में एक प्रतिनिधि सामग्री के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। गोरुवर्णी चित्रित मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड या चित्रित भूरे मृदभांड या धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, ये सब जो हैं जितने भी, ये विभिन्न काले और क्षेत्र के विशेष की स्मृतियों और सीमाओं और उनके विस्तार के चरण के विशेष में जानकारी प्राप्त होती है इन सब से। और मृदभांडों का सामान्य या विशेष प्रकार का होना ये जो है समकालीन प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ समाज के स्तरीकरण का भी संकेत है। क्योंकि आप अभी देखिए तो हर तरह की समाज में इंसान है, गरीब अमीर सबका जो है, सबके पास जो मतलब अपने जीवन दिनचर्या के जो सामान है उनमें काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन यूज से अलग है। यूज जो है लगभग सेम है, लेकिन सबका सामान अलग अलग है। ये जो है आपकी मृदभांड से रिलेटेड बात था जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद उपकरण के बारे में आपको बता ही, जो उपकरण तो क्या होता है सबको मालूम है, औजार, और यही सब है। वहीं एक चीज और आपको आएगा, कलाकृतियां। तो कलाकृतियां जो है अपने समकालीन समय के मूर्त और अमूर्त दोनों पक्षों पर बखूबी प्रकाश डालती है। मूर्त और अमूर्त आप समझते होंगे। मूर्त विजिबल, अमूर्त इनविजिबल। कलाकृतियों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री जो है वो विषय वस्तु निर्माण के प्रेरणा स्रोत को देख कर ये समझकर हम उस युग विशेष की जीवन संस्कृति का बहुत हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अब देखा जाए तो यदि हम हड़प्पाई कलाकृतियों को देखें तो पता चलता है कि ये लोग जो है मिट्टी, सिलखड़ी के पत्थर, कांसा और आदि का जो है चीज़ों का जो है कलात्मक स्तर पर उन्नत प्रयोग कर रहे थे। तो अनुमान ये लगा सकते हैं जो आमजन मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग करता होगा और वहीं पे धनी वर्ग जो है, जो कि धनी वर्ग जो होगा वो परस्तर या धात्विक मूर्ति का उपयोग करते होंगे। ये तो अभी भी प्रचलन है समाज में, आप देख ही रहे हैं। तो इस आधार पर हम समाज में व्याप्त आर्थिक स्तरीकरण का भी अनुमान लगा ही सकते हैं। तो ये बात जो है मतलब ताम्रपाषाण काल में भी चला है। जैसे कि तांबा है, पत्थर है, तो पत्थर का कौन कर रहा होगा? पत्थर का कर रहा होगा भाई जो निर्धन लोग होंगे, वही धनी लोग जो होंगे वो लोग तांबा का प्रचलन कर रहे होंगे, तांबा का प्रयोग कर रहे होंगे। तो ये मेनली हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित बात था, और सॉरी ताम्रपाषाण काल से संबंधित बात रहा। हड़प्पाकालीन सभ्यता को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है मतलब खास टॉपिक है और उससे सवाल भी पूछा जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मतलब जैसे अपने को मैंने मृदभांड बता दिया, कलाकृति। सिक्का की अगर जहाँ तक बात होता है, सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और सिक्का के बारे में भी ये आप देख लीजिए, सिक्का क्या है। सिक्का आपको मुद्रा के बारे में मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे क्या है भाई, बार्टर सिस्टम है, आदान प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं का नाम आप जो पढ़ेंगे ना अभी बारी बारी से तो देखिएगा, जो बाद के सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम और उनकी तिथियां उल्लिखित मिलती है, जिसमें हमें काल निर्धारण में काफ़ी सहायता मिली है। और इन सिक्कों के प्राप्त होने के स्थानों से यह ज्ञात होता है कि किसी विशेष स्थान पर इन सिक्कों का चलन था
और सिक्कों की मात्रा यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि वहाँ जो है, इसका मतलब है जो अगर सिक्का मिला है तो वाणिज्य व्यापार की भी स्थिति रही होगी, तो स्थिति रही होगी तो क्या स्थिति रही होगी भाई। सिक्कों के आधार पर ही कई राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण संभव हुआ है, ये सब भी देखेंगे। और विशेषतः उन शासकों का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे और जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी से पहली शताब्दी तक के बीच में यहाँ पे शासन किया था। खैर इन सब चीज़ों के बारे में अपना लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।